Hello everyone, this is Priya and our today's topic of discussion is the jurisdiction of Indian Penal Code 1860. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईपीसी की क्योंकि इसके jurisdiction को समझे बिना इंडियन पीनल कोड के कॉन्सेप्ट को समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स डाइव इनटू द jurisdiction ऑफ आईपीसी. बट बिफोर एवरीथिंग हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि jurisdiction का मतलब क्या होता है. सो jurisdiction मीन्स एप्लीकेबिलिटी, दायरा. ये इंडियन पीनल कोड के एप्लीकेबिलिटी की बात करता है. इट मीन्स द लिमिट within which the court can exercise its authority. In simple words, the power of the court to try the cases is called the jurisdiction. आईपीसी की पावर क्या है, उसका दायरा क्या है, टेरिटोरियल लिमिट्स क्या है, ये किस किस के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द jurisdiction ऑफ आईपीसी. सो jurisdiction दिया हुआ है आईपीसी के चैप्टर 1 में. चैप्टर 1 containing section 1 to 5 of IPC 1860 lays down the provisions relating to the title, extent and operation of jurisdiction of the court. यहाँ सेक्शन 1 डील करता है आईपीसी के टाइटल, एक्सटेंट और ऑपरेशन से, और सेक्शन 2 से 4 बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के jurisdiction की. So let's start with section 1 first. So section 1 deals with the title, extent and operation of IPC. सेक्शन 1 सिंपली ये बताता है कि इस कोड का नाम इंडियन पीनल कोड 1860 होगा और ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड करेगी. द एक्ट एंटाइटल्ड द इंडियन पीनल कोड 1860 came into force on 1st Jan 1862. It is a territorial law which extends to the whole of India including Jammu and Kashmir. But before 5th August 2019, IPC was not applicable on the state of Jammu and Kashmir because they had their own separate penal code called the Ranveer Penal Code in the name of Maharaja Ranveer Singh, as Jammu and Kashmir was given a special status under Article 370 of Indian Constitution back then. So Ranveer Penal Code has been dissolved now and Indian Penal Code 1860 has been extended to the state of Jammu and Kashmir as well post the passing of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. सो 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में आईपीसी अप्लाई नहीं होती थी क्योंकि उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो उनका अपना एक अलग पर्सनल कोड था जिसका नाम था रणवीर पीनल कोड. बट करंट गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पास करके रणवीर पीनल कोड को डिसॉल्व कर दिया है और अब आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई की जाती है. सो सेक्शन 1 बताता है कि इस कोड का नाम इंडियन पीनल कोड 1860 होगा एंड इट शैल बी अप्लाइड टू द होल ऑफ इंडिया. एंड आईपीसी के सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी, यहाँ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इंडिया की टेरिटरी अपने आप में क्या क्या इंक्लूड करती है. सो इंडियन टेरिटरी इंक्लूड्स ऑल द जियोग्राफिकल एरियाज, दैट इज ऑल द लैंड मास ऑफ इंडिया, all the internal water bodies including the territorial water that is of 12 nautical miles measured from the baseline from which the territorial sea is measured. मतलब इंडिया की टेरिटरी जहां से खत्म होती है उस बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र का हिस्सा इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड होता है. नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडिया इज इक्वल टू इंडिया एंड इस 12 नॉटिकल माइल्स को हम मैरीटाइम टेरिटरी भी कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस the entire air column including space, I mean 12 nautical miles से लेकर इंडिया के लैंड मास, इंटरनल वाटर बॉडीज, इन सब के ऊपर जितना भी एयर कॉलम है दैट विल बी द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो किसी भी और कंट्री का एरोप्लेन हमारी कंट्री के एयर कॉलम में इलीगली इंट्रूड नहीं कर सकता. नॉट ओनली एयर कॉलम, even below the land till the center of the earth will be the territory of India. And lastly, all the ships and aircrafts registered in India, no matter wherever they are, इन सारी जगहों पे आईपीसी एक्सटेंड करेगी. So this is what section 1 is all about. ये आईपीसी के टाइटल इसके एक्सटेंड की बात करता है और it says इस कोड का नाम इंडियन पीनल कोड 1860 होगा और ये पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल होगा.
वेयर इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इंडिया की टेरिटरी अपने आप में क्या क्या इंक्लूड करती है, किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करती है, वी हैव जस्ट सीन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, Section 2 to Section 4 of IPC lay down the provisions relating to the jurisdiction of courts. So Section 1 सिर्फ इस कोर्ट के टाइटल और एक्सटेंट की बात करता है, whereas jurisdiction से डील करते हैं Section 2 से Section 4 के provisions. Jurisdiction of criminal courts may be classified into two. First is intra-territorial jurisdiction and the other one is extra-territorial jurisdiction. Where intra-territorial jurisdiction talks about the jurisdiction over offences committed within the territory of India. It says IPC 1860 applies to all citizens of India as well as the persons who commit an offence within the territory of India regardless of their nationality. मतलब आईपीसी जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है वहां पे अप्लाई होगी, और वो हर व्यक्ति जो इसके सेक्शंस को वायलेट करेगा, फिर वो चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, दैट पर्सन विल बी डेल्ट विद आईपीसी. एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब इंडियन टेरिटरी के बाहर भी आईपीसी अप्लाई हो सकती है इन सर्टेन केसेस. हियर सेक्शन 2 डील्स विद इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, while Section 3 and 4 deals with extraterritorial jurisdiction. So let's understand Section 2, 3 and 4 one by one. As I said before that Section 2 intra-territorial jurisdiction की बात करता है. It provides every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर कोई पर्सन, कोई इंडियन हो या फॉरेनर हो, इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसे कहीं और नहीं बल्कि आईपीसी के अंदर ही लायबल किया जाएगा. इंडिया की टेरिटरी अपने आप में क्या क्या इंक्लूड करती है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. सो इंडिया का जितना भी लैंड मास है, जितने भी वाटर बॉडीज हैं इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, एयर कॉलम, ओके, बिलो द अर्थ टिल द सेंटर ऑफ इट, ऑल द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, तो इनमें से कहीं भी अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो इंडिया के अंदर ट्राई किए जाएंगे. एंड दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. देयर इज एन इलस्ट्रेशन. A who is a citizen of America commits a murder in India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. So अगर कोई भी फॉरेनर हमारी कंट्री में आके कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो कि इंडियन पीनल कोड में भी क्राइम कंसिडर किया जाता है, चाहे वो किसी इंडियन के अगेंस्ट क्राइम कमिट करता है या फिर एक फॉरेनर दूसरे फॉरेनर के अगेंस्ट क्राइम कमिट करता है, दैट पर्सन विल बी लायबल अंडर आईपीसी. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अमेरिकन ने किसी चाइनीज पर्सन को हमारी कंट्री में आके उसका मर्डर कर दिया, ऐसी सिचुएशन में भी उस पर्सन के ऊपर आईपीसी ही एप्लीकेबल होगी. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. तो इंडिया के एरोप्लेन में ट्रैवल करते टाइम चाइना के एक नागरिक ने किसी अमेरिकन पैसेंजर का मर्डर कर दिया, और जिस टाइम उसने ये ऑफेंस कमिट किया उस टाइम पे इंडिया का जो एरोप्लेन था that was in Sri Lanka. In that case, that Chinese person will be liable under IPC 1860, irrespective of his nationality and the place where crime has been committed. क्योंकि जो एयरक्राफ्ट्स हैं जितने भी और जो शिप है, as we have discussed, कि ये सब इंडिया की फ्लोटिंग टेरिटरी माने जाते हैं. सो यहाँ पे अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो हम ये मानेंगे कि वो इंडिया के अंदर ही क्राइम कमिट हुआ है और यहाँ पे भी IPC applicable होगी. So here we have done with intra-territorial jurisdiction. Now let's talk about the extra-territorial jurisdiction. Section 3 and 4 both talks about extra-territorial jurisdiction, where Section 3 provides punishment of offences committed beyond but which by law may be treated within India. सो सेक्शन 3 बात करता है उन ऑफेंसेस की जो इंडिया के बाहर कमिट होते हैं,
फिर भी उनके ऊपर आईपीसी अप्लाई किया जा सकता है अगर वो ऑफेंसेस इंडिया में क्राइम अमाउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का कोई पर्सन रसिया में एडल्ट्री कमिट करता है तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में एडल्ट्री अब एक क्राइम नहीं है। इट्स रिटन हियर, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of the Act for any act committed beyond India in the same manner as such act has been committed within India. Here any person means Indian citizen only. कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जाकर ऑफेंस कमिट करता है तो उससे ऐसे ट्राई किया जाएगा जैसे उसने इंडिया के अंदर ही ऑफेंस किया है। Let's see a case law here. It's a very leading case law, Remia versus Sub-Inspector of Police. In this case, an Indian citizen murdered another Indian citizen in a foreign country. The police refused to register an FIR on the ground that the offence was committed outside India. The court held that the refusal was illegal and directed to register the crime and proceed with investigation in accordance with the law under Section 3 of the Indian Penal Code. So Section 3 of the Indian Penal Code provides that an Indian citizen may be prosecuted in India for anything done in foreign land if it is an offence under any Indian enactment, though it may not be such an act in the place of commission. It simply means कि अगर किसी इंडियन सिटीजन ने फॉरेन में जाके कोई भी ऐसा क्राइम कमिट किया है जो भले ही उस कंट्री में क्राइम कंसिडर नहीं होता है, बट अगर वो आईपीसी के अंदर एक क्राइम है, देन दैट पर्सन विल बी लाइबल अंडर आईपीसी और उसको आईपीसी के हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। सो वी हैव कवर्ड सेक्शन 3. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन 4. Section 4 talks about the extension of the code of extraterritorial offences. So Section 3 and 4 में कुछ डिफरेंस नहीं है। Section 3 and 4 दोनों ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। Section 4 बस इस कोड के एक्सटेंशन की बात करता है and it reads as follows. It says the provision of this code apply also to any offence committed by first any citizen of India in any place within and beyond India, which we have discussed before. Second, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be. ये भी हमने देखा है कि कोई भी ऑफेंस अगर इंडिया के एयरक्राफ्ट या फिर शिप पे कमिट होता है तो उस पर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। एंड थर्ड इज एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया committing offense targeting a computer resource located in India. It means अगर कोई कंप्यूटर रिसोर्स है जो इंडिया में लोकेट है, अगर कोई बाहर बैठ के किसी और कंट्री से या फिर अपने ही हमारे ही कंट्री में अगर उस कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, उसको हैक करने की कोशिश करता है, तो भी उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगी irrespective of that person's nationality. So India is competent to try any offences committed outside of India as well on land, high seas and aircraft. I hope you all are clear till now. Now moving forward, let's talk about some exceptions to the word every person. So throughout the session हमने जो word use किया है every person, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वो उसमें exempt होते हैं। For example, जो फॉरेन सोवरेन्स हैं और उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे ऑल आर exempted from IPC because they have been given some diplomatic immunities. And Article 361 की clauses 2 and 3, the President of India and governors of the state, they also cannot be prosecuted for IPC. Because जो प्रेसिडेंट एंड जो गवर्नर है दे हैव बीन प्रोवाइडेड सम इम्यूनिटी अगेंस्ट द आईपीसी। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया तो सबसे पहले उनको इम्पीच करेंगे और उसके बाद उनको ट्राई करेंगे आईपीसी के अंदर। जो प्रिजनर्स हैं वॉर के, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईपीसी। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इंटरनेशनल लॉज हैं,
कन्वेंशनल लॉज हैं, ये सारे के सारे एग्जेम्प्ट किए जाते हैं आईपीसी के जितने भी प्रोविजंस हैं उनसे। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 5 नाउ। सो सेक्शन 5 बात करता है कुछ ऐसे स्पेशल लॉज और लोकल लॉज की जिसको आईपीसी अफेक्ट नहीं कर सकती। सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द एक्सेप्शंस टू आईपीसी। It provides that nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law. It simply means कि अगर कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ है दैट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर आईपीसी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हैं दैट ऑलवेज गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 and Navy Act 1957 and Indian Air Force Act 1950 in regard to offences of mutiny and desertion committed by them. So अगर वो कोई म्यूटिनी या डिजर्शन कमिट करते हैं तो हम उनको आईपीसी के अंदर ट्राई नहीं कर सकते, उनके अपने पर्सनल लॉज होते हैं आर्मी के। सो देयर पर्सनल लॉज विल प्रिवेल ओवर आईपीसी। स्पेशल लॉ का मतलब कोई लॉ जो सिर्फ एक एक्ट को डील करता है उसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं, और ये डिफाइंड है सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी, और सेक्शन 42 डिफाइन करता है लोकल लॉज को। ये पूरे इंडिया में नहीं बट एक पर्टिकुलर पार्ट में एप्लीकेबल होते हैं, जैसे बिहार प्रोहिबिशन एक्ट, दैट लिकर के अगेंस्ट जो लोकल लॉ है दैट विल प्रिवेल ओवर आईपीसी। So finally we have done with the jurisdiction of IPC, and I hope this lecture has helped you understand the jurisdiction of IPC 1860. And if you have any further questions or comments, please feel free to leave them below. I'm concluding the session. I'll see you in the next. Thank you.